आज के इस लेक्चर में CH5 में हम कोशिश करते हैं कि कुछ एपिडेमियोलॉजी में जो बेसिक कंसेप्ट यूज होती हैं, तो मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले हम इन जो कंसेप्ट्स हैं इनको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ एक और डेफिनेशन एपिडेमियोलॉजी की निकल के आई है। यहाँ है डेफिनेशन की स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट स्टेट्स और आउटकम इन पॉपुलेशन। वही मतलब आ गया कि यहाँ डिजीज ना बोल के इन्होंने बोल दिया कि स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ के फैक्टर क्या आगे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट स्टेट्स और आउटकम जो पॉपुलेशन के अंदर आती है उसको एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। तो ये उसी बात को कहने का दूसरा तरीका है ना, जो पिछले लेक्चर मैंने बोला था। अब कुछ कंसेप्ट्स की बात करते हैं। एपिडेमियोलॉजी में एक कंसेप्ट यूज होती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हम बोलते हैं कि जो जिस जिस पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे कोई कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के जितने सारे लोग होंगे, है ना, उसको हम पॉपुलेशन टर्म बोलते हैं। स्टडी पॉपुलेशन रेदर देन इंडिविजुअल। मतलब एपिडेमियोलॉजी में हम किसी इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते, हम किसी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं और पॉपुलेशन टर्म को ऐसे यूज करते हैं, है ना। अब वो पॉपुलेशन किसी ज्योग्राफिकल एरिया भी हो सकता है या कोई ग्रुप भी हो सकता है ना, और इंडिविजुअल सेट का ग्रुप भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन हमने किसी स्टेट में, अगर मान लिया स्टेट में हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो स्टेट की पूरी पॉपुलेशन लेनी है। पॉपुलेशन का मतलब है कि जिस कम्युनिटी के अंदर आप कोई चीज का पता लगाना चाहते हैं, उस चीज उस ग्रुप को हम बोलेंगे पॉपुलेशन। और एपिडेमियोलॉजी में हम किसी इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते, पर किसी पॉपुलेशन की ही स्टडी करते हैं। दूसरी टर्म यूज होती है डिजीज फ्रीक्वेंसी। डिजीज फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि फंक्शन ऑफ डिजीज और हेल्थ इवेंट इन पॉपुलेशन, कि किसी पॉपुलेशन में हेल्थ की क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब वो चाहे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज बोल दे, है ना, FN मैंने फंक्शन फ्रीक्वेंसी को लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज की बात करें या हेल्थ इवेंट की बात करें, है ना। हेल्थ इवेंट को भी हम, अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज हमें स्टडी करनी होती है जिसको डिजीज भी नहीं बोल सकते, तो हम उसको बोल देंगे हेल्थ इवेंट इन पॉपुलेशन, है ना। मान लिया आपने स्टडी करना है कि कितने लोग जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर इस कम्युनिटी में ले रहे हैं, तो वहां पे डिजीज टर्म नहीं यूज करेंगे, वहां हेल्थ इवेंट टर्म के हिसाब से पॉपुलेशन में हम इसमें एपिडेमियोलॉजी में उस चीज को यूज करते हैं। एक और टर्म हम एपिडेमियोलॉजी में यूज करते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर से मतलब है कि जैसे जो चीज कंट्रीब्यूट करती है हेल्थ को, जो हेल्थ के को इफेक्ट करे या हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट करे, उसको हम, उस टर्म को हम बोलेंगे रिस्क फैक्टर। जैसे कि ये जेनेटिक होता है कि शुगर है ना, तो ये क्या है, एक रिस्क फैक्टर है। या बिहेवियर, स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है। कफ इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटली, और एड्स ज्यादातर अगर ड्राइवर कम्युनिटी है या कोई ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ ड्राइवर ज्यादा हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ड्राइवर के हिसाब से बोल रहा हूँ, कि जिनका बाहर है, जिनका फैमिली से दूर रहना होता है ज्यादातर, उनको एड्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एपिडेमियोलॉजी में एक टर्म रिस्क फैक्टर यूज होती है। आउटकम हम लेंगे कि आउटकम मतलब डिजीज, कितनी डिजीजेज हैं उस कम्युनिटी में, या डिसेबिलिटी कितनी है, डेथ कितनी हो रही है ना। और इनको हम जो है ड्यूरेशन, कई बार ड्यूरेशन के हिसाब से मेजर करते हैं, कई बार उसका इम्पैक्ट के हिसाब से स्टडी करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम कैसे बोलते हैं, आउटकम के हिसाब से बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी में। स्टडी डिजाइन में क्या होता है,
मेथड हम कुछ यूज करते हैं कि स्टडी डिजाइन कौन सी है जी, ऑब्जर्वेशन मेथड से है या एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। आने वाले लेक्चर में इनके ऊपर भी मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये स्टडी मेथड कैसे कैसे डिजाइन किए जाते हैं और ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट स्टडी में क्या होता है। एक टर्म और होती है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी से मतलब है कि दिस सेंटर कंट्रोल और गोल ऑफ द स्टडी। हमारा जो एपिडेमियोलॉजी में स्टडी का जो गोल होता है या जो उस पूरी स्टडी को कंट्रोल करती है, वो कैजुअलिटी टर्म के हिसाब से हम यूज करते हैं कि गोल ऑफ द स्टडी क्या होता है, कितनी कैजुअलिटी हो जाती है किसी डिजीज के थ्रू। एक सर्विलेंस टर्म यूज होती है। सर्विलेंस में क्या करते हैं हम कि भाई डाटा कलेक्शन करनी है, एनालाइज करना है और उसको जो है पब्लिकली प्रोड्यूस करना है और पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूज करना है। दैट इज कॉल्ड सर्विलेंस। पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन हम बोलते हैं कि जो हमने जो जैसे मान लिया कोई स्टडी हुई, उसके बाद जो हमें फाइंडिंग दी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशन आई या कोई पॉलिसी बनी या कोई प्रोग्राम बना या किसी प्रोजेक्ट दे दिया गया किसी चीज को डील करने के लिए। मान लिया किसी लगा कि किसी कम्युनिटी में कोई चीज बहुत ज्यादा फैल रही है, तो छोटे छोटे एनजीओ को प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं। ऑल दोज आर कॉल्ड पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। उसमें क्या होता है कि हम जो एपिडेमियोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी क्या करती है, पहले सपोर्टिंग एविडेंस प्रोवाइड करती है, फिर रिकमेंडेशन देती है और उस हिसाब से पॉलिसी बनती है उस कम्युनिटी में किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को रोकने के लिए। डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस ज्यादातर कैसे करते हैं, वो स्टैटिकल मेथड से यूज होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि उसको टर्म को क्या बोलेंगे, बायोस्टैटिस्टिक, है ना। इथिक से मतलब है, इथिक में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे पेशेंट की प्राइवेसी आती है, उसके कॉन्फिडेंशियल ऑफ द स्टडी परसेप्शन आता है, या पार्टिसिपेट मान लिया आपकी स्टडी के लिए कुछ कम्युनिटी के लोग अपने कुछ बयान, जैसे फैमिली प्लानिंग के ऊपर ही वो अपनी निजी बातें डिस्कस कर रहे हैं कि हम कौन सा फैमिली प्लानिंग मेथड यूज करते हैं, तो वो हमें उस चीज को कॉन्फिडेंशियल भी रखना होता है। ये सारे इथिक्स आते हैं, है ना, स्टडी के। कंसेंट लेते हैं हम बहुत बार, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल। ऐसा नहीं है कि हम एक ही प्रकार के लोगों से सारे क्वेश्चन पूछ लें जब भी हम कोई स्टडी कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रॉपर चैनल से हो या सैंपल लोड उस हिसाब से देखा जाए। ये सारे टर्म जो होते हैं हम बोलते हैं इथिक। जैसे मैं आपको बोलूं इन टर्मों में, जैसे इथिक शब्द को यूज करना हो कि इट शुड बी इंश्योर्ड दैट ऑल इथिक प्रैक्टिस टू बी डन फॉर दिस स्टडी। तो वो इथिक प्रैक्टिस में सारी चीजें आ गई। मैं एक ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइवेसी का ध्यान रखना जी, कॉन्फिडेंशियल का ध्यान रखना। हमने एक ही लाइन बोल दी कि इथिक प्रैक्टिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस स्टडी, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। डाटा एनालिसिस की बात करें तो ये स्टैटिकल मेथड की बात आ गई। तो ये मैं कुछ टर्म बताने की कोशिश की गई कि आने वाले लेक्चरों में या आप जब भी एपिडेमियोलॉजी के बारे में कहीं पढ़ते हैं तो ये कुछ टर्म इस तरह यूज होती हैं। तो मैं कोशिश की कि अपने इस लेक्चर के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करूं कि ये टर्में किस किस हिसाब से एपिडेमियोलॉजी में यूज होती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, छोटा सा लेक्चर है, हमने ये इसमें एपिडेमियोलॉजी कुछ टर्में डिस्कस की। फिर भी अगर आपको कोई नई टर्म आप पढ़ते पढ़ते अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस टर्म को भी समझा दूंगा, या इन टर्म में से कोई समझ नहीं आई हो तो उसको भी समझा दूंगा। थैंक यू।